23 अगस्त 2023 सारी दुनिया की नजर सिर्फ एक जगह टिकी हुई थी, भारत के मून मिशन पर। उसी शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है और ऐसा होते ही दोस्तों भारत एक इतिहास रच देता है। बट फ्रेंड्स, जब पूरी दुनिया तालियों से इंडिया को कांग्रेचुलेट कर रही थी, तब इसरो साइंटिस्ट बिना एक भी पल गवाए मिशन के आगे के प्लान्स बनाने में जुटे हुए थे, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। लैंडिंग के कुछ ही घंटों के बाद प्रज्ञान रोवर बाहर निकलता है और मून की मिट्टी पर अपना पहला कदम रखता है और उस कदम के साथ ही शुरुआत होती है मून एक्सप्लोरेशन के एक नए चैप्टर की। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने मिलकर मून के साउथ पोल में ऐसी डिस्कवरीज करी जिन्होंने सबको हिला कर रख दिया। इसरो को यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स मिले जो अब तक सिर्फ थ्योरीज में ही एग्जिस्ट करते थे और यहाँ पर इसरो को जो डेटा मिला है वो एक बड़ी पॉसिबिलिटी की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या मून के नीचे पानी छुपा हुआ है? दोस्तों, ये सिर्फ एक साइंटिफिक गेस नहीं है, बल्कि इसरो के इंस्ट्रूमेंट से मिला हुआ एक सॉलिड क्लू है। एक ऐसा क्लू जिसकी शुरुआत मून पर टेम्परेचर मेजरमेंट से होती है। आपको बता दूं दोस्तों, चंद्रयान 3 से पहले मून के सरफेस टेम्परेचर्स को डायरेक्टली मेजर करने की कोशिश आखिरी बार करीब 50 साल पहले 1970s में हुई थी, जब नासा के अपोलो 15 और अपोलो 17 मिशन में मून के इक्वेटर के पास से कुछ टेम्परेचर रीडिंग्स ली गई थी। और तब से लेकर अब तक उन्हीं पुरानी रीडिंग्स के बेसिस पर यह माना जा रहा था कि मून के पोल्स इतने ठंडे होंगे कि वहां हमें वाटर आइस मिल सकती है, यानी जमा हुआ पानी, वही पानी जो फ्यूचर में मून पर सेटल हुए ह्यूमंस और एस्ट्रोनॉट्स पी सकते हैं या रॉकेट्स फ्यूल्स बनाने के काम आ सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल ये था, मून के पोल्स तक जाएं कैसे? क्योंकि मून के पोल्स पर पाए जाते हैं कुछ ऐसे बड़े बड़े गड्ढे जिनको परमानेंटली शैडोड रीजन्स कहते हैं, यानी ऐसे रीजन्स जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। अगर वहां आइस है दोस्तों, तो उसे निकालने के लिए इन अंधेरे गड्ढों में उतरना पड़ेगा, जो काम नासा के फ्यूचर आर्टेमिस मिशन के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया था। आफ्टर ऑल, अगर परमानेंट बेसिस बनाने हैं तो पानी की तो जरूरत पड़ेगी ही। लेकिन दोस्तों, कहानी में तब ट्विस्ट आता है जब चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर पहली बार मून के पोलर रीजन में उतरता है और करता है वहां का डायरेक्ट सरफेस टेम्परेचर मेजरमेंट। लैंडर का चेस्ट इंस्ट्रूमेंट शिव शक्ति पॉइंट के आसपास अलग अलग जगह के करीब 10 सेंटीमीटर गहरा छेद करता है और वहां से टेम्परेचर की रीडिंग्स रिकॉर्ड करता है। लेकिन दोस्तों, जब वैज्ञानिक इन रीडिंग्स को देखते हैं तब वो हैरान हो जाते हैं। सिर्फ 1 मीटर या उससे भी कम दूरी होने के बावजूद टेम्परेचर रीडिंग्स में इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रहा था, जिसे देखने पर साइंटिस्ट ये पहली बार रियलाइज करते हैं कि मून का सरफेस कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। जरा इसे गौर से सुनिएगा। चांद की सतह फ्लैट नहीं है, बल्कि रगड़ ऊबड़ खाबड़ टेरेन है। अब ऐसे ऊंचे नीचे टेरेन पर रीडिंग्स लेने पर एक साइड जहां सरफेस सूरज की दिशा में झुका हुआ था, वहां दिन के वक्त सरफेस टेम्परेचर्स 82 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे थे और वहीं थोड़ी ही दूर पर एक ऐसा सरफेस भी था जो सूरज से दूर पोल्स की तरफ झुका हुआ था, यानी उसका स्लोप पोल्स के साइड था। इन पोल फेसिंग स्लोप्स पर मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 59 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया दोस्तों। मतलब सिर्फ स्लोप के एंगल में हल्का सा फर्क आने में मैक्सिमम टेम्परेचर 82 से सीधा घटकर 59 हो गया। बस इतना ही नहीं, मून के सतह के अंदर जाने पर टेम्परेचर रीडिंग्स तेजी से गिर रही थी। जहां सरफेस पर रीडिंग्स करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुई, वहीं सरफेस के 10 सेंटीमीटर अंदर जाने पर टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। अब इन ऑब्जर्वेशंस को देखकर वैज्ञानिकों ने एक नई थ्योरी रखी। उनका कहना है कि अगर किसी स्लोप का इंक्लिनेशन पोल की तरफ हो और वो 14 डिग्री से ज्यादा स्टीप हो, तो वहां का एनवायरनमेंट सब सरफेस आइस डिपॉजिट्स के लिए एक आइडियल स्पॉट हो सकता है। दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाटर आइस हमें सरफेस पर नहीं दिखेगा, बल्कि ये मिट्टी के कुछ सेंटीमीटर नीचे छुपी हुई मिल सकती है, जहां टेम्परेचर्स माइनस में होते हैं और आइस लंबे समय तक स्टेबल रह सकती है। सीधी भाषा में बोले दोस्तों, तो हमें मून पर वाटर आइस बस पोल्स के पास ही नहीं मिल सकता, बल्कि हायर लैटिट्यूड्स पर भी सब सरफेस आइस के फॉर्म में मिल सकता है, खासकर वहां जहां स्लोप स्टीप हो, सूरज से दूर हो और पोल्स की तरफ हो। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो ये डिस्कवरी मून पर ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। मतलब मून के वाटर आइस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को उन खतरनाक परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, ये तो सिर्फ अभी शुरुआत थी। चंद्रयान 3 के ऑब्जर्वेशंस ने मून पर ह्यूमन सेटलमेंट्स के सपने को एक नहीं कई तरीकों से रियलिस्टिक बना दिया है। वाटर तो मिल गया, लेकिन अब सवाल ये है, क्या मून की मिट्टी पे हम घर बना सकते हैं? वेल,
घर बनाने के लिए मून की मिट्टी में ऐसे एलिमेंट्स होने जरूरी हैं जिससे कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो सके। और इसी कनेक्शन में चंद्रयान 3 से एक और धमाकेदार डिस्कवरी होती है। प्रज्ञान रोवर ने मून के रेगोलिथ में एक ऐसा एलिमेंट डिटेक्ट करा है जो अर्थ पर भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल में एक्सटेंसिवली यूज होता है। और अगर मून पर ये एलिमेंट ज्यादा मात्रा में मिल जाए तो वहां बेसेस बनाना सिर्फ पॉसिबल ही नहीं बल्कि काफी आसान हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको याद होगा लगभग शाम 6 बजे विक्रम लैंडर ने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी और उसके करीब 7 घंटे बाद रात 1 बजे के आसपास प्रज्ञान रोवर लैंडर से बाहर निकलकर मून के सरफेस पर उतरता है। उतरते ही प्रज्ञान रोवर अपने छोटे छोटे एल्यूमिनियम व्हील्स की मदद से मून के साउथ पोल में रगेड टेरेन पर कॉशियसली आगे बढ़ता है और एक्सप्लोरेशन को शुरू कर देता है। प्रज्ञान ने कुल मिलाकर लगभग 100 मीटर्स की दूरी तय करी। अब दोस्तों, भले ही आपको ये डिस्टेंस बहुत छोटी लग रही हो, लेकिन इस मॉडेस्ट सी दूरी पे भी प्रज्ञान ने जो काम किया है वो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। और फ्रेंड्स, इस सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ था प्रज्ञान पर लगे 2 पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स का। पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप यानी LIBS और दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी APXS। इनका काम सिंपल था लेकिन मिशन के लिए बहुत क्रूशियल। प्रज्ञान का असली काम तब शुरू होता है जब ये इंस्ट्रूमेंट्स मून की मिट्टी और पत्थर का माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनालिसिस करते हैं, यानी मून के डस्ट और रॉक्स के अंदर छिपे हुए केमिकल्स का पता लगाते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए प्रज्ञान रोवर मून के रिगोलिथ को स्कैन करता गया और एक एक करके एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स का पता लगाता गया। लेकिन दोस्तों, इसी प्रोसेस में एक ऐसा एलिमेंट भी डिटेक्ट होता है जिसका मून पर होना पहली बार कंफर्म हुआ था और वो एलिमेंट था सल्फर। दोस्तों, ये छोटी बात नहीं है। 1970s में अपोलो मिशन के दौरान भी सल्फर मिला था, लेकिन उनमें एक बड़ी लिमिटेशन थी। वो सैंपल्स मून के इक्वेटर के पास से लाए गए थे और सल्फर की कंफर्मेशन लैब एनालिसिस के बाद हुई थी। लेकिन चंद्रयान 3 ने पहली बार मून के साउथ पोल पे इन सिटू यानी वहीं के वहीं सल्फर का कंफर्मेशन किया और ये कंफर्मेशन मून के इतिहास के कुछ नए राज खोल रहा है। मून के सरफेस पर सल्फर का मिलना ये सिर्फ एक एलिमेंट की डिस्कवरी नहीं है, ये एक सिग्नल है कि कभी ना कभी मून पर भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुआ करती होगी। जरा सोचिए दोस्तों, मून के वही साइलेंट लाइफलेस सरफेस जिसे हम शांत समझते आए हैं, कभी यहाँ एक ऐसी दुनिया भी थी जहाँ पूरी सरफेस पर लावा फैला हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज हमें जुपिटर के आयो मून्स पर देखने को मिलता है। वही आयो मून जो सोलर सिस्टम का सबसे एक्टिव वॉल्केनिक बॉडी है। जरा इमेजिन करिए दोस्तों, एक जमाने में हमारी मून पॉसिबली आयो मून जैसी हुआ करती होगी। दोस्तों, सल्फर का मून पर मिलना बस साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही यूजफुल नहीं है, बल्कि इसका इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज भी हो सकता है। नासा साइंटिस्ट का कहना है कि अगर मून के डस्ट में सल्फर ज्यादा मात्रा में पाया जाए तो उसका इस्तेमाल मून पर ब्रिक्स और सीमेंट्स बनाने में किया जा सकता है। मतलब मून के खुद के मटेरियल से वहां घर तैयार हो सकता है। ना अर्थ से सामान लाने की जरूरत और ना ही बार बार रॉकेट्स को लॉन्च करने की जरूरत। इसी को ISRU यानी इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन का फ्यूचर है। और दोस्तों, प्राउड की बात यह है कि चंद्रयान 3 ने इस फ्यूचर का पहला सॉलिड फाउंडेशन रख दिया है। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये सोच के एक्साइटमेंट आ रही है कि मून पर कैसे कैसे घर बनाए जाएंगे तो आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।